यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन टू शो द क्वेश्चन। So we are talking about question number 12.6. So the statement is two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stop cork. यहाँ पर बताया गया कि दो सिलेंडर्स हैं ए और बी जिनकी इक्वल कैपेसिटी है, मतलब कि इक्वल वॉल्यूम के हैं, आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया अ स्टॉप कॉर्क। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और बीच में एक स्टॉप कॉर्क लगा रखा है। कॉर्क आएगा COR के। एक ए कंटेन्स ए गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक गैस कंटेन कर रहा है। कौन सा कंटेनर? ए कंटेनर। एंड बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, मतलब कि वो फ्री है, उसमें कुछ भी पार्टिकल्स नहीं है, इवैक्यूएटेड है। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, और पूरा जो सिस्टम है वो थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब एडियाबैटिक है। द स्टॉप कॉर्क इज सडनली ओपन। स्टॉप कॉर्क जो है वो सडनली ओपन हो जाती है। तो अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला है, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए एंड बी। गैस का फाइनल प्रेशर क्या होगा ए और बी कंटेनर में। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो पहले तो प्रेशर में चेंजेस बताने, फिर बताना है कि उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजेस होंगे। देखिए ये जो केस है ये फ्री एक्सपेंशन का केस है। ये जो केस है ये किसका केस है? फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है? कंटेनर से जो गैस है वो बाहर रिलीज होती है, तो उस केस में ना तो उसका प्रेशर चेंज होता है और ना ही उसका टेम्परेचर चेंज होता है। और फ्री एक्सपेंशन के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है। जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या नहीं होती है? वो भी चेंज नहीं होती है। तो एनीवेज हम इसको वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अगर इंटरनल एनर्जी ही चेंज नहीं होगी तो गैस के टेम्परेचर में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। डू द इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ द सिस्टम बिफोर सेटलिंग टू द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट लाई ऑन इट्स PVT सरफेस। इसको भी डिस्कस करते हैं कि इंटरमीडिएट जो स्टेट्स होंगी सिस्टम की वो इक्विलिब्रियम में होंगी या नहीं होंगी। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सेंटेंस मिसिंग है। डू द इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ द सिस्टम लाई ऑन इट्स PVT सरफेस। इंटरमीडिएट स्टेट्स जो होंगी वो इक्विलिब्रियम में तो नहीं होंगी, ये डिस्कस करना है। क्वेश्चन पूरा, इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट मिसिंग है आई थिंक। एनीवेज हम लोग अब इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम से इसको बताता हूं मैं कि क्या क्या चीजें गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। ये इस तरह से दो कंटेनर है, दिस इज कंटेनर ए एंड दिस इज कंटेनर बी, और इसके बीच में जो ओपनिंग है उस ओपनिंग के अंदर हमने स्टॉप कॉर्क लगा रखा है। एक रबर का यहाँ पर कैप लगा हुआ है, और ये जो सिस्टम ए है इसमें गैस है। इट इज हैविंग सम गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम इस स्टॉप कॉर्क को सडनली हटा दें तो क्या होगा। तो ये होगा कि गैस यहाँ से निकल करके दूसरे कंटेनर में चली जाएगी। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ना ही ये सिस्टम हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा और ना ही ये सिस्टम बाहर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो दोनों ही चीजें नहीं होगी, ना तो हीट एनर्जी का लॉस होगा और ना हीट एनर्जी का गेन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जो वॉल्स है वो इंसुलेटेड वॉल्स है। तो ये मैंने इंसुलेटेड वॉल्स बना दी।
तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज तो नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग। तो जैसे स्टॉप कॉर्क को ओपन करेंगे, ये गैस के पार्टिकल्स इस तरफ जाने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ये कंटेनर भी क्या हो जाएगा, ये कंटेनर भी इस गैस से ऐसा फिल हो जाएगा। यहाँ पर गैस की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, प्रेशर में चेंजेस होंगे, वॉल्यूम में चेंजेस होंगे, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो स्टॉप कॉर्क को जैसे ही ओपन किया, ये गैस इस तरफ क्या होनी शुरू होगी, कंटेनर बी में जानी स्टार्ट होगी। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्री एक्सपेंशन। और ये किसका एग्जांपल है, तो आंसर है ये फ्री एक्सपेंशन का एग्जांपल है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन कंटेनर ए एंड कंटेनर बी। देखिए, वॉल्यूम अगर डबल हो रही है तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। पहले यहां पर इस कंटेनर के अंदर गैस थी तो वॉल्यूम V1 थी, अब क्या हुआ, कंटेनर जस्ट डबल साइज का हो गया। ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि जो कंटेनर ए और बी है उनकी कैपेसिटी सेम है, कैपेसिटी सेम है तो दोनों की वॉल्यूम सेम होंगी। तो जैसे ही हम इस टॉप कॉर्क को ओपन करेंगे, ये जो पूरी की ये इनिशियल वॉल्यूम है, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम V1। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जैसे इस टॉप कॉर्क को ओपन करेंगे, द वॉल्यूम विल बिकम 2V। अगर इस कंटेनर की वॉल्यूम V थी तो ये V प्लस V टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 2V हो जाएगी। अगर वॉल्यूम डबल हो गई है तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डबल हो चुकी है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बॉयल्स लॉ के अंदर हम ये स्टडी करते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। अब देखिए, इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इस सिस्टम के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, n नंबर ऑफ मोल्स, वो गैस के वो मटेरियल की क्वांटिटी है तो ये भी कांस्टेंट है, R इज 8.31, ये भी कांस्टेंट है। और इस फ्री एक्सपेंशन में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, क्योंकि बाहर से तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा सराउंडिंग का सिस्टम के साथ, तो ये सारे कांस्टेंट है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब P और V का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वॉल्यूम डबल हो रही है तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, प्रेशर को हाफ होना पड़ेगा, तभी तो जाकर के ये फिर से क्या बनेगा, P इंटू V बनेगा और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर इस केस में वॉल्यूम डबल हो रही है, अगर इस केस में वॉल्यूम डबल हो रही है तो जरूर प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हाफ हो जाएगा। प्रेशर हाफ होने का रीजन क्या होगा, प्रेशर हाफ होने का रीजन ये होगा कि पहले पार्टिकल्स इस कंटेनर में थे और वो सारे क्लोजली स्पेस्ड थे, क्लोजली स्पेस्ड थे तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा थे। अब जैसे ही हमने इसको स्टॉप कॉर्क को ओपन किया, कुछ पार्टिकल्स उधर चले गए और इनके बीच के स्पेसेस क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, इफ वॉल्यूम विल बी डबल्ड देन द प्रेशर विल बी हाफ इन द फ्री एक्सपेंशन। इस फ्री एक्सपेंशन में अगर वॉल्यूम डबल हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर पहले से हाफ हो जाएगा, सो दैट P इंटू V विल बी अ कांस्टेंट। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए P और V का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, तो इससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, because we are not doing the work on the gas or gas is not doing any work। हम गैस पर कोई वर्क डन नहीं कर रहे हैं और ना ही गैस कोई वर्क डन कर रही है, तो इसके लिए मैं देखिए क्या स्टेटमेंट लिखता हूं, देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये इसका बी पार्ट है, देयर विल बी नो चेंज इन internal energy, that is du, change in internal energy is 0 because no work is done, because no work is done on or by the gas।
देखिए हीट एनर्जी देने से इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती थी, और इसकी जो वॉल्स है वो एडियाबैटिक वॉल्स है, तो हीट एनर्जी तो बाहर से मिलेगी नहीं, और इसकी इंटरनल एनर्जी फिर इंक्रीज नहीं होगी ना डिक्रीज होगी। इसी तरह से ये जो कंटेनर है इसकी वॉल फिक्स्ड है, इसकी जो वॉल्स है वो फिक्स्ड है, तो हम ना तो गैस को कंप्रेस कर रहे हैं और ना ही गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दोनों चीजें नहीं हो रही, तो किसी भी तरह से इस पर वर्क डन नहीं हो रहा। तो इंटरनल एनर्जी कैसे कैसे बढ़ा सकते थे, दो तरीके से बढ़ा सकते थे, या तो हम इसको हीट एनर्जी देते तब पार्टिकल का मोशन बढ़ जाता, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती, या हम इस पर वर्क डन कर देते तब भी हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते थे, और दोनों ही चीजें नहीं हो रही हैं इस केस में, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, what is the change in the temperature of the gas? There is no change, there will be no change in the temperature of the gas, as gas does no work in expansion. इसमें भी यही स्टेटमेंट लिखेंगे, there will be no change in temperature of the gas because gas is not doing any work in expansion. गैस भी कोई वर्क डन नहीं कर रही है इस एक्सपेंशन के अंदर, क्योंकि दूसरा जो कंटेनर था वो इवैक्यूएटेड था, मतलब इसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं थे, पहले से कोई भी प्रेशर नहीं था, तो यहाँ का प्रेशर 0 था। तो इस केस में इस गैस को इधर आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। ये वही ठीक वही एग्जांपल है जैसे कि हम स्पेस में हैं, और स्पेस में हमने क्या किया, हमारे पास एक कंटेनर था जिसमें ऑक्सीजन गैस थी, उस कंटेनर को जैसे ही ओपन करेंगे वो सारी ऑक्सीजन गैस स्पेस में चली जाएगी। तो इस केस में कोई वर्क डन नहीं होगा, तो इस केस में क्या नहीं होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा बाय द गैस, गैस कोई वर्क नहीं करेगी। तो एक्सपेंशन में कोई वर्क डन नहीं हुआ, इस वजह से उसका क्या चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर गैस वर्क डन करती तो उसकी इंटरनल एनर्जी खर्च हो जाती, अगर इंटरनल एनर्जी खर्च हो जाती तो टेम्परेचर कम हो जाता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, लास्ट वन, जो लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है वो सुनिए क्या था, डू द इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ द सिस्टम लाई ऑन इट्स पीवीटी सरफेस। देखिए इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या होंगी, सबसे पहली तो ये प्रोसेस जो है वो फ्री एक्सपेंशन है, और फ्री एक्सपेंशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये प्रोसेस कौन सी है, फ्री एक्सपेंशन, और फ्री एक्सपेंशन को हम क्या नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और इसमें ये दोनों सिस्टम की जो इंटरमीडिएट स्टेट होगी, मतलब कि जब सारी गैस इधर नहीं आई है, या जब हमने जैसे ही कॉर्क को ओपन किया था धीरे धीरे गैस इधर आ रही थी, तो उस समय पर ये सिस्टम और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं थे, उस समय पर ये सिस्टम क्या नहीं थे, इक्विलिब्रियम में नहीं थे, इनके प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस हो सकते हैं, इनके प्रेशर और वॉल्यूम में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे थे तो दोनों सिस्टम ही किसमें नहीं थे, तो दोनों सिस्टम ही इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं थे। इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होते हैं, जब इनका प्रेशर वॉल्यूम क्या नहीं होगा, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा। तो फ्री एक्सपेंशन जो होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उस केस में जब गैस सिस्टम ए से सिस्टम बी में जा रही थी तो ये दोनों ही इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं थे, क्योंकि इसका प्रेशर कम होता जा रहा था जैसे जैसे गैस बी कंटेनर में जा रही है, और यहाँ पर और इसकी वॉल्यूम क्या होती जा रही थी, गैस की वॉल्यूम इंक्रीज होती जा रही थी, प्रेशर कम हो रहा था और गैस की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी। तो इंटरमीडिएट स्टेट में ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होंगे। इंटरमीडिएट स्टेट मतलब कि जब ये ए से बी में जा रहा है उस समय की बात कर रहे हैं, उसको इंटरमीडिएट स्टेट बोलेंगे। तो उस समय पर ये इसमें नहीं होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होंगे, और गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। Now we will see the next question, question number 12.7. This is the question. A steam engine delivers 5.4 into 10 to the power 8 joule of work per minute.
एक स्टीम इंजन है, वो इतने जूल का वर्क डन करता है 1 मिनट में, एंड सर्विस 3.6 इंटू 10⁹ जूल ऑफ हीट पर मिनट फ्रॉम इट्स बॉयलर। और ये क्या करे, ये इतनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सर्विसेज मतलब कि एब्जॉर्ब्स, यहाँ पे एब्जॉर्ब्स आएगा, सर्विसेज नहीं आएगा। और ये क्या करता है, 3.6 इंटू 10⁹ जूल हीट एनर्जी को पर मिनट एब्जॉर्ब कर रहा है बॉयलर से। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन एंड हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट। तो आपको सबसे पहले इस इंजन की एफिशिएंसी बतानी है, और दूसरा इसमें बताना है कि कितनी हीट एनर्जी वेस्ट हो रही है, मतलब कितनी हीट एनर्जी सिंक में जा रही है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हीट इंजन का बेसिक डायग्राम हमें पता है। हीट एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब की जाती है, तो आंसर है सोर्स से, और सोर्स से हीट एनर्जी लेकर के कुछ वर्क डन होता है, और बाकी की हीट एनर्जी कहां पर रिजेक्ट कर दी जाती है, सिंक में रिजेक्ट कर दी जाती है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है। दिस इज सोर्स विच इज एट टेम्परेचर T1, और इससे हीट एनर्जी लेगा कौन लेगा, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस हीट एनर्जी को लेकर के वर्क डन करेगा, और बाकी हीट एनर्जी को कहां पर रिजेक्ट कर देगा, बाकी हीट एनर्जी को सिंक में रिजेक्ट कर देगा। तो यहां से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की दैट इज Q1, और जो हीट एनर्जी रिजेक्ट की दैट इज Q2, और W इज द वर्क डन। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि स्टीम इंजन से कितना वर्क डन किया जा रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज लिखता हूं 12.7 में। इसमें सबसे पहले गिवन क्वांटिटी है वर्क डन पर मिनट। इट इज गिवन 5.4 इंटू 10⁸ जूल। 5.4 इंटू 10⁸ जूल, ये गिवन है वर्क डन। नेक्स्ट, हीट एब्जॉर्ब पर मिनट। मतलब कि किसकी वैल्यू गिवन है, Q1 की। हीट एनर्जी ये देखिए, ये Q1, यही हीट एनर्जी तो वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, किससे, सोर्स से। तो कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ये भी गिवन है, 3.6 इंटू 10⁹ जूल। दिस इज द हीट एब्जॉर्ब। अब आपसे पूछा गया एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी के फॉर्मूलाज हमें पता है। नाउ वी विल फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस स्टीम इंजन। एफिशिएंसी इज ईटा। फॉर्मूला क्या होता था, जनरल फॉर्मूला क्या था, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट क्या है यहाँ पर, इस मशीन का आउटपुट है वर्क डन, सो दिस इज द आउटपुट। इनपुट क्या है, जितनी हीट एनर्जी हमने एब्जॉर्ब की वो क्या था, इस स्टीम इंजन का इनपुट होता था। तो W/Q1 फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब इस वैल्यू को पुट करते हैं और इस इंजन की एफिशिएंसी बताते हैं। द फॉर्मूला विल बी वर्क डन पर मिनट एंड हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पर मिनट। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। W इज गिवन 5.4 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 3.6 इंटू 10⁹। अब देखिए यहां से पॉइंट हम लोग हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सो इट विल बी 54 डिवाइड बाय 36, और ये 10⁸ है डिवाइड में 10⁹ है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल होंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 10⁻1। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं लिखता हूँ, हियर इट विल बी 54 डिवाइड बाय 36, और 36 के मल्टीप्लाई में 10 रह जाएगा। ये 10⁸ था, ये 10⁹ था, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 10⁻1 रह जाएगा। तो वो हमने लिख दिया है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, ये भी 9 के टेबल में आता है। 9 इंटू 6 54 एंड 6 इंटू 6 36, सॉरी 9 इंटू 4 36, तो ये 4 से हो जाएगा। 6/4, 6/4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 को कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, 4 को कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। सो इट विल बी 3/2 इंटू 10,
ये बचा इसके अंदर। 3/2 को क्या लिखेंगे, तो आंसर है 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5 और डिवाइड में क्या रह जाएगा 10। ये 3/2 को हमने क्या लिख दिया 1.5, हाफ 1.5 और डिवाइड में क्या था 10। डिवाइड में 10 है तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.15, ये एफिशिएंसी 0.15। 0.15 अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एफिशिएंसी आ जाएगी परसेंटेज में। तो इन स्टेटमेंट्स को मैं यहां से हटा देता हूं। इसको सॉल्व किया हमने और सॉल्व करके क्या आंसर निकाला 1.5 डिवाइड बाय 10 और 1.5 को जब 10 से डिवाइड किया तो एफिशिएंसी विल बी 0.15। अब 0.15 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और एफिशिएंसी को किसमें फाइंड कर लेंगे परसेंटेज में। सो द एफिशिएंसी विल बी 15%। कितनी एफिशिएंसी आ रही है इस इंजन की 15% एफिशिएंसी आ रही है। इतना वर्क डन कर रहा है पर मिनट और इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सोर्स से पर मिनट। तो इसको हमने कैंसिल करके क्या निकाल लिया, इसकी एफिशिएंसी को फाइंड कर लिया 15%। अब इसके बाद एक चीज और पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, वो था हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट। पर मिनट कितनी हीट एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। एक्चुअल में आपसे ये पूछ रहा है कि सिंक को कितनी हीट एनर्जी रिजेक्ट की जा रही है। सिंक को कितनी हीट एनर्जी रिजेक्ट की जा रही है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया, कितनी हीट एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो एक्चुअल में Q2 निकालना है। यहां पर लिखता हूं मैं उसको, हीट वेस्टेड पर मिनट, दैट इज Q2। Q2 निकालना है। द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, यही हमारा वेस्टेज है इस स्टीम इंजन के अंदर, हीट एनर्जी का वेस्टेज है। तो Q2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। हमें तो Q2 फाइंड करना है, तो Q2 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, Q2 को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और W प्लस का था इसको इधर लेकर के आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको एक्सचेंज करेंगे फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा, Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ये फॉर्मूला कैसे बनाया हमने, तो आंसर है इस इक्वेशन से बनाया, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये इक्वेशन को हमने यूज किया, वैल्यूज पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। Q2 इज इक्वल टू Q1, Q1 की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पर हमने लिखा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8। अब इसको माइनस कर लेते हैं, कैसे माइनस करेंगे, तो आंसर है हम 10 टू द पावर 8 को कॉमन ले लेते हैं। 10 टू द पावर 8 को कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया 10 टू द पावर 8। 3.6 इंटू 10 रह जाएगा, ये 10 टू द पावर 9 था ना, मैंने कॉमन किसको लिया 10 टू द पावर 8 को लिया, तो यहाँ पर 10 रह जाएगा। 3.6 इंटू 10 ये हो जाएगा 36, माइनस यहां से 10 टू द पावर 8 कॉमन लेंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा 5.4 रह जाएगा। माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 8 और 36 माइनस 5.4 इट विल बी 30.6। तो ये सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके बाद यहां पर लिख रहा हूं मैं Q2 इज इक्वल टू 30.6 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। तो इतनी हीट एनर्जी सिंक को रिजेक्ट होगी इस स्टीम इंजन के थ्रू पर मिनट। पर मिनट ये हीट एनर्जी हमारे काम नहीं आएगी, ये सिंक में चली जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू, देखिए फिजिक्स में क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट डिजिट होती है, फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखते हैं, फिर 10 टू द पावर जो भी होगा उसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ,
इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 3.06 और इसको 10⁻⁹ कर देंगे। फिर अगर आप पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर 1 इंक्रीज कर देते, तो पावर 1 क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो मैंने 30.6 को क्या लिख दिया, 3.06 लिख दिया और पावर को 1 इंक्रीज कर दिया, 10⁻⁹ कर। तो दिस इज द Q2 एनर्जी, द हीट एनर्जी वेस्टेड पर मिनट, और यू कैन से दैट द हीट एनर्जी रिजेक्टेड टू द सिंक पर मिनट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 12.8, दिस वन, an electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt, वॉट होता है जूल पर सेकेंड। तो आपको रेट बता रखी है, रेट मतलब कि आपको पावर बता रखी है इसकी 100 वॉट, तो 100 जूल की एनर्जी पर सेकंड में ट्रांसफर करेगा। इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 75 जूल्स पर सेकेंड, हमारा जो सिस्टम है वो 75 जूल का वर्क करता है, एट व्हाट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग, और हमें ये बताना है कि इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी सिस्टम की। ओके तो देखिए क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है, उसको लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 12.8 में एक तो आपको वर्क डन बता रखा है और कितनी हीट एनर्जी जो हीटर है वो रेडिएट कर रहा है वो भी बता रखा है। Heat supplied is given in the question. dq it is given 100 watt, और ये हमने पावर में स्टडी किया है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, वर्क डन डिवाइड बाय वर्क अपॉन टाइम होता है, तो पर सेकंड जितना वर्क डन होता है उसी को तो पावर बोलते हैं। तो वर्क डन को लिखा जाता है जूल डिवाइड बाय सेकंड, वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, और जूल पर सेकंड का नाम हमने क्या रख दिया, जूल पर सेकंड का नाम हमने वॉट रख दिया, जिसको कैपिटल W से लिखा जाता है। तो क्वेश्चन में अगर हीटर की जो पावर है वो 100 वॉट बता रखी है, तो इसका मतलब वो कितनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, 100 जूल पर सेकेंड, इतनी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा एक रूम हीटर, अगर 100 वॉट का है तो। इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, और ये जो हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही है इससे वर्क डन हो रहा है पर सेकेंड, कितना वर्क डन हो रहा है, 75 जूल पर सेकेंड। तो आपको क्या फाइंड करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए इसमें ये एग्जांपल एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर लगा रखा है हीटर, ये इस तरह से हीटर बना रखा है हमने, और इस हीटर के ऊपर हमने हमारा सिस्टम रखा हुआ है, जो सिस्टम क्या करेगा, इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर एक ये पिस्टन लगा हुआ है, जिससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पोजीशन पे ये ऐसा लगा, ये जो हीटर है, ये जो हीटर यहाँ पर दिखा रखा है, ये हीटर कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर सेकेंड, 100 जूल की एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो ये 100 जूल की एनर्जी रेडिएट होगी, और ये एनर्जी किसको मिलेगी, तो आंसर है इस सिलेंडर को मिलेगी, और इस सिलेंडर के अंदर जो भी गैस है उसको ये हीट एनर्जी मिलेगी, और उसको जैसी हीट एनर्जी मिलेगी ये पिस्टन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। पिस्टन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा तो वो कितना वर्क डन कर रहा है, 75 जूल पर सेकेंड। तो हीटर ने 100 जूल की एनर्जी दी, ये पिस्टन ऊपर की तरफ गया, वर्क डन हुआ 75 जूल का, और बाकी की एनर्जी से क्या होगा, बाकी की एनर्जी से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब है
उसका क्या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, 100 जूल की एनर्जी दे रहे हैं, 75 जूल का वर्क डन हो रहा है, तो बाकी की एनर्जी का क्या होगा, बाकी की एनर्जी से उस गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपेंशन होगा यहाँ पर। इस केस में हीटर ने 100 जूल की एनर्जी दी, पार्टिकल्स के पास एनर्जी गई, उससे पार्टिकल जाकर के इस पिस्टन से टकराए, पिस्टन ऊपर जाना शुरू हो गया और यहाँ पर कितना वर्क डन कर दिया, 75 जूल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। As per the first law of thermodynamics, क्या इक्वेशन होती है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे उस हीट एनर्जी से कुछ वर्क डन होगा और बाकी की हीट एनर्जी से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। dq कितनी हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही है पर सेकेंड, 100। du हमें फाइंड करना है, dw वर्क डन कितना हो रहा है पर सेकेंड, 75 जूल का हो रहा है। तो यहां से क्या करेंगे, 75 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये प्लस क्या इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और सॉल्यूशन क्या बनेगा देखिए, du इज इक्वल टू 100 माइनस 75, सो du इज इक्वल टू 25 जूल पर सेकेंड। दिस इज द सॉल्यूशन, ये इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, 100 जूल की एनर्जी दी तो 75 जूल का वर्क डन हो गया और बाकी के 25 जूल से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए, इजी है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफ से एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बताया गया है जिसको उसकी ओरिजिनल स्टेट से इंटरमीडिएट स्टेट में ले जाया जा रहा है। देखिए ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। कैसे पता लग रहा है ये साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि ये डी से शुरू हुआ, फिर ये कहां पर जा रहा है, जस्ट वेट, ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ इस डी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट होकर के किस तरफ जा रहा है, ये ग्राफ ई पॉइंट तक जा रहा है, फिर ई से वापस किस तरफ आ रहा है, ई से वापस एफ तक आ रहा है, फिर एफ से वापस किस तरफ जा रहा है, एफ से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है और डी पे आ रहा है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। डी से पहले ई स्टेट पे लेके जाएंगे, फिर ई से एफ पे लेके जाएंगे, एफ से वापस डी पे लेके जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये बताना है सबसे पहले कि कौन कौन सी प्रोसेसेस है। देखिए एफ से डी तक ये वाली जो प्रोसेस है जिसपे मैं एरो लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, ये जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस है, देखो एफ से डी तक क्या चेंज नहीं हो रहा, इस एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम लिखी हुई है, तो इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम 2 रहेगी और प्रेशर 300 से 600 हो रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, ये डी से जो एफ वाली है, ये वाली जो प्रोसेस है इस पे मैंने एरो लगाया, ये डी से जो एफ से जो डी तक जो प्रोसेस जा रही है, ये प्रोसेस कौन सी होगी, ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इस पूरी प्रोसेस में। और ये वाली प्रोसेस ई से एफ वाली, ई से एफ वाली प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर। तो ये ई से एफ तक जो एरो जा रही है, ये जो प्रोसेस दिखाई गई है, ये कौन सी प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस है आइसोबैरिक। ये वाली कौन सी है, ये आइसोकोरिक है, एफ टू डी, और ई टू एफ आइसोबैरिक है। और डी से ई तक, डी से ई तक जो जा रही है प्रोसेस, उसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है और प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और प्रेशर क्या होता जा रहा है, प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर कम हो रहा है। ओके, तो ये वाली प्रोसेस कौन सी हो सकती है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। और एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला एरिया, ये हमें कौन सी शेप दिखाई दे रही है, तो आंसर है ये ट्राइंगल की शेप दिख रही है, ट्राइंगल की शेप दिख रही है, जिसमें ये जो है ये क्या होगा, ये बेस होगा और ये होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब की हाइट। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसको मैंने ये परपेंडिकुलर लिखा है, आप उसको क्या लिख सकते हैं, आप उसको हाइट भी लिख सकते हैं।